दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी आज तक के भारतीय इतिहास में निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हैं? क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे दो राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है? ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जिनको आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में यदा कदा प्रश्न बनते रहते हैं। राष्ट्रपति आपके देश का पहला नागरिक है, प्रथम नागरिक है, सारे कानून इसी के नाम से बनते हैं। तो क्या आप अपने राष्ट्रपति को जानना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। दोस्तों, मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अनुच्छेद 51 तक की बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको 51A बताया जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। तो 51 के बाद क्या आता है? 52। तो बिल्कुल दोस्तों, अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो पद है ये हमने यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां से लिया है। भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति हैं। सभी कानून राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी आपको पता है कि राष्ट्रपति के अपने पास स्वविवेक की शक्तियां यानी एज पर हिज विल शक्तियां बेहद कम है। राष्ट्रपति को हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना पड़ता है। राष्ट्रपति हालांकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ले सकता है, परंतु उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बात समझ रहे? तो देखिए दोस्तों, आप राष्ट्रपति को पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा यहां पे आपकी पार्लियामेंट के बारे में। संसद जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि देश की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, बात समझ रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट, संसद। हमारे देश में संसद से बड़ी कोई संस्था नहीं। दोस्तों, यह संसद जो है ये 3 आधार पर टिकी हुई है, 3 खंभों पर टिकी हुई। ये खंभे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बात समझ रहे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। बात समझ? लोकसभा के अंदर लोक यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सभा, जिसमें आप और हमारे जैसे लोग वोट करते हैं और इस सभा में जाकर बैठते हैं। तो लोकसभा जनता द्वारा चुनी गई, जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब पता है? आप जानते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप जानते हैं कि आप किसको लोकसभा में बैठाना चाहते हैं। यह प्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यसभा राज्यों द्वारा, सही शब्दों में कहूं तो एमएलए द्वारा। हर राज्य के अंदर अपनी राज्य की सरकारें हैं और आप उसको भी चुनते हैं, आप अपना विधायक चुनते हैं। पर आपका विधायक आगे जाकर राज्यसभा के सांसदों का चुनाव कर, यानी राज्यसभा में किसको भेजना है आपके हाथ में नहीं, वो आपकी राज्य की सरकार के हाथ में है, वो आपके राज्य के एमएलए के हाथ में है, विधायकों के हाथ में है। तो यहां पर कैसा चुनाव हो गया राज्यसभा के सदस्यों का? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, क्योंकि आपके द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ है।
आपके चुने हुए सदस्यों ने राज्यसभा का सांसद चुना है। संसद का जो भी सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है, अपन उसको क्या बोलेंगे? सांसद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांसद। इंग्लिश में कहूं तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप देखें कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे सदस्य प्लस आपका एक राष्ट्रपति, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं, पार्लियामेंट कहलाते हैं। देश में कोई भी नया कानून बनाना है, देश में कोई पुराना कानून हटाना है, कानून में संशोधन करना है, यह संसद मिलकर करती है। इनमें से तीनों में किसी में भी एक में सिंगल कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसा कर सके। तीनों पक्ष, एक दो तीन, तीनों एक दूसरे पे ऊपर निर्भर है। बात समझ रहे? तो ये हमारे देश का एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर। देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, जिसके तीन भाग है: लोकसभा, लोगों के द्वारा चुनी गई सभा; राज्यसभा, राज्य के विधायकों द्वारा चुनी गई सभा; और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा का भी योगदान है, राज्यसभा का भी योगदान है, और आपके राज्य के विधायकों का भी योगदान है। कैसे है, अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप दिमाग में एक बात बैठाइए कि संसद जो है उसके तीन पार्ट है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर बारी बारी से मैं बात करूंगा, ठीक है? पहली बात देखिए, कुछ आर्टिकल्स की बात करें। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहते हैं। संसद में, लोकसभा में बहुमत करेगी जो सरकार बनेगी, उसके ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। मतलब लोकसभा अभी जो आपने देखी ना, लोकसभा में जो बहुमत दल है, लोकसभा में बहुमत दल, उसका जो नेता है उसको अपन बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसके नाम से काम करता है? राष्ट्रपति के नाम से काम करता है। हालांकि सारे डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है, पर उन डिसीजन पे अंतिम मोहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की लगती है। इसीलिए यहां पे यह कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। जब तक किसी कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, वो कानून नहीं माना जा सकता। इसीलिए कार्यपालिका प्रधान किसको कह दिया अपन ने? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान है। वो मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री को कभी भी क्वेश्चन कर सकता है। बात समझ रहे? वो प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कर सकता है, वो प्रधानमंत्री से फीडबैक ले सकता है। बात समझ रहे आप? अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 समूची कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होगा। वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अध्यक्षों के ऊपर राष्ट्रपति है। वो चाहे जिस सेना को आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति बनना है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको? पहली योग्यता, आपकी उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो क्या किसी की भी उम्र 35 वर्ष की वो आ जाए राष्ट्रपति बनने? नहीं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु तो बहुत सारे लोगों की है। वो व्यक्ति लोकसभा सदस्य चुनने जाने की योग्यता रखता हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। लोकसभा, राज्यसभा के आप सदस्य हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो पहले इस्तीफा दीजिए और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। अपने पद पर रहते हुए आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। आप किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा कोई पद जिससे आपको तनख्वाह मिलती हो, ऐसे पद पर आप नहीं होने चाहिए। मानसिक रूप से आप विक्षिप्त या बैंक में दिवालिया घोषित ना होने चाहिए। बात समझ रहे? ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की सामान्य योग्यताएं हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति जब चुनाव करवाना है तो इसके लिए भी आपका कुछ एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहला प्रोसीजर तो है, अगर आज की तारीख में मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे लोकसभा से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी।
50 आदमी लोकसभा के 50 MP मेरा नाम लेने चाहिए कि मेरे मान लीजिए मैं सौरभ भारती का नाम 50 लोग आमंत्रित करते हैं, 50 MP मेरा नाम आगे करेंगे और दूसरे 50 MP मेरे नाम पे ठप्पा लगाएंगे कि हां हम इनको सेकंड करते हैं। यानी लोकसभा के कुल कितने 100 सांसदों का समर्थन आपके पास होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बन सकते हैं। ऐसे तो हर गली में राष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, नहीं, आपके लोकसभा के 50 प्रेजेंटर प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स यानी कि अनुमोदक की आवश्यकता होती। बात समझ रहे? अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, मान लीजिए अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो इसमें वोट कौन डालेगा? क्या मैं डालूंगा जैसे मैं एक आम मतदाता की वोट डालता हूं? नहीं, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होगा तो लोकसभा और राज्यसभा, अभी पीछे आपने देखा था ना, इसके निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड। निर्वाचित का मतलब क्या है? इलेक्टेड। एक्चुअली क्या है, हमारी लोकसभा के अंदर 2 और हमारी राज्यसभा के अंदर 12 ऐसे सांसद चुने जाते हैं जिनके लिए चुनाव नहीं होता है। यह राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन और यहां पर 12 राज्यसभा में कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा, इनसे जुड़े हुए लोगों को डायरेक्ट भेज सकता है। बात समझ रहे? हालांकि इन 2 और इन 12 के नाम जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद फाइनल करते, जैसे कि यार सचिन तेंदुलकर बहुत ही महान हस्ती है, इनको हमें राज्यसभा में भेजना है, तो सचिन तेंदुलकर को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव बनाएगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति उन्हें संसद में, राज्यसभा में बैठा देगा। ये 2 सीटें जो हैं लोकसभा की, इस पर सिर्फ एंग्लो इंडियन आ सकता है। अब सचिन तेंदुलकर एंग्लो इंडियन नहीं है, उनके पिता दादा सब भारतीय ही थे। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसके पिता या दादा ब्रिटिशर थे, तो ऐसे किसी आदमी जिसका नाम एंग्लो इंडियन के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भेजेगी, राष्ट्रपति उसको लोकसभा में बैठा देगा, क्या दिक्कत? परंतु जब राष्ट्रपति के पद का चुनाव होगा तो ये 2 लोकसभा के 12 राज्यसभा के लोग वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सदस्य क्या कहलाते हैं? ये सदस्य कहलाते हैं मनोनीत सदस्य, अपॉइंटेड मेंबर्स। इनका जनता ने चुनाव नहीं किया है, इनको तो अपन ने चेरी पिक करके बैठाया है, इसलिए ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में जो चुने हुए सदस्य आए हैं, जिनका इलेक्शन हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष हुआ चाहे अप्रत्यक्ष हुआ, वही सदस्य राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेंगे। ऐसा कैसा? आपके हर राज्य में जितने विधायक हैं, हर राज्य में जितने विधायक यानी कि MLA हैं, वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट करेंगे। तो मैं एक जगह पे लिख देता हूं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आप देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित सांसद तथा निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। याद रखेंगे, निर्वाचित का मतलब समझ गए ना? ऐसे कैसे राज्यों के अंदर भी क्या होती है, विधान परिषद होती है, वहां पर भी इस तरह से लोगों को राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ऐसे डायरेक्ट जिनकी नियुक्ति हुई है उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट अपन नहीं डालने देंगे, ठीक है? अब देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा होता है। बड़ा नाम है, इंग्लिश में कहते हैं इसके सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल मैनर। ठीक है, नाम पे मत जाओ, मैं प्रोसेस बता देता हूं। मान लो 4 कैंडिडेट हैं, A, B, C और D, ओके, और मान लो अपन 5 मतदाता हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हर मतदाता क्या करेगा, अपनी चॉइस देगा कि देखो भाई, मेरी पहली चॉइस है B, मेरी दूसरी चॉइस है C, मेरी तीसरी चॉइस है D
और मेरी लास्ट चॉइस है ए। सेकंड वाला बोलता है साहब मेरी भी पहली चॉइस है बी, पर मेरी दूसरी चॉइस है डी, मेरी तीसरी चॉइस है सी, मेरी अंतिम चॉइस है ए। तीसरा भी कहता है साहब मेरी पहली चॉइस है बी, मेरी दूसरी चॉइस है सी, तीसरी चॉइस है डी और चौथी चॉइस है ए। चौथा आदमी कहता है ये भी साहब मेरी पहली चॉइस है ए, दूसरी है ये, तीसरी है ये, चौथी है ये। पांचवा आदमी कहता है नहीं साहब मेरी अंतिम चॉइस है ए, मेरी पहली चॉइस होगी बी, मेरी दूसरी चॉइस होगी सी और मेरी तीसरी चॉइस होगी डी। पहला राउंड खत्म हो गया। पता चला ए को कोई पसंद नहीं करता है, ए को ज्यादा से ज्यादा लोग अंतिम पायदान पे रख रहे हैं कि सबसे लीस्ट चॉइस है। तो पहले चरण में ए बाहर हो गया। बात समझ रहे? अब देखते हैं कि जिसने ए को फर्स्ट कहा था उसने अपनी सेकंड चॉइस किसको दी थी। कि साहब चौथे आदमी ने ए को फर्स्ट कहा था पर ए तो अब बाहर निकल गया, तो चौथे आदमी की जो सेकंड चॉइस थी उसको मान लेते हैं फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। बात समझ रहे? मतलब क्या हुआ, इस आदमी का वोट ट्रांसफर हो गया क्योंकि इसका कैंडिडेट बाहर हो गया ना, तो इसका वोट क्या हो गया, दैट्स वाई संक्रमणीय, ट्रांसफरेबल है। बात समझ रहे? ऐसा करके अगले चरण में फिर करेंगे। अगले चरण में किसको सबसे कम लीस्ट फेवरेबल कैंडिडेट माना गया उसको फिर बाहर कर देंगे। ऐसे कर करके लास्ट में जो कैंडिडेट बचता है उसके बाद मतों की गणना और उसके बाद राष्ट्रपति की घोषणा। बात समझ रहे? तो राष्ट्रपति का चुनाव कई चरणों में होता है। इसमें भी क्या होता है, एक सांसद और एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। इनकी वैल्यू होती है बकायदा। एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है 759 और एक विधायक के वोट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वो किस राज्य से आ रहा है। हर राज्य की जनसंख्या अलग है, तो जनसंख्या अलग है तो उसके वोट का मूल्य भी अलग है। बात समझ रहे? तो इस तरह के से लंबा प्रोसीजर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हालांकि मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बता सकता हूं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बट मैं सिर्फ आपको दो बातें यहां सिखाना चाहता हूं। पहली बात सिखाना चाहता हूं ये कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सांसद और विधायक भाग लेते हैं। दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोल मैनर द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर वोट कैसे दिए जाते हैं, प्रेफरेंस में दिए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपने अपना राष्ट्रपति चुन लिया, एक कैंडिडेट आ गया राष्ट्रपति चुन के, तो अब आपको उसको क्या शपथ दिलानी होगी। तो देखिए, राष्ट्रपति जब चुनकर आ जाता है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति की शपथ कहां पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 60 में लिखी हुई। राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जब उसने शपथ ली तब से लेके 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। क्या वो व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बना है वो वापस राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कितनी बार खड़ा हो सकता है, इस बारे में हमारा संविधान कुछ नहीं कहता है। इसका मतलब एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में कोई एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। बात समझ रहे? हमारे यहां पर कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि हमारा संविधान इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर राष्ट्रपति को अपना पद पसंद नहीं है, वो किसी कारण से रेजिग्नेशन देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो क्या होगा? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब तक कार्य करेगा? अगले 6 महीने तक। अगले 6 महीने में नया राष्ट्रपति चुनना जरूरी है। बात समझ रहे? तो वापस बोल रहा हूं, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है। 5 वर्ष के बाद वो उसी पोस्ट के लिए वापस चुनाव लड़ सकता है। कितनी बार लड़ सकता है? अनंत बार लड़ सकता है, कोई सीमा नहीं है।
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो स्वयं एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और अगले 6 महीने में नया राष्ट्रपति चुनना आवश्यक होगा। क्या राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता। अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी अपन ने यूएसए से ही ली है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये भी हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करे, संविधान के विपरीत जाकर काम करे, तो हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति को पद से हटाना इतना आसान नहीं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की पूरी कार्रवाई कौन करेगा? संसद करेगी। बाकायदा संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव को लाने के लिए भी सबसे पहले तो 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। जब प्रस्ताव आ जाएगा तो उस पर बाकायदा चर्चा होगी। राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा कि कुछ कहना है तो कह दो, अपना पक्ष रखना है तो रख दो। उसके बाद होगी वोटिंग। अगर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में यदि पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। वापस बोल देता हूं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में ला सकते हो। जिस सदन में प्रस्ताव आया है वहां पर 50 सांसद चाहिए होंगे सिर्फ प्रस्ताव लाने के लिए कि राष्ट्रपति को हटाने का। यूं नहीं 4 जने खड़े हो गए राष्ट्रपति को हटाना, नहीं, 50 सांसद आपको पहले प्रस्ताव के समर्थन में चाहिए। सारी की सारी चर्चा होगी, राष्ट्रपति को भी बुलाएंगे, आपके ऊपर ये आरोप है, आपको कुछ कहना है तो संसद में आप एड्रेस कर सकते हो। उसके बाद संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से अगर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो इमीडिएटली राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे? तो एक बात यहां पे छोटी सी ध्यान रखना, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन भाग लेगा? सभी सांसद भाग लेंगे। सभी सांसद मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे। चाहे इलेक्टेड हो चाहे अपॉइंटेड हो, दोनों भाग लेंगे। जबकि राष्ट्रपति को जब चुना था ना तब मनोनीत सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, विधायकों ने भाग लिया था राज्य के। परंतु जब राष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यों के विधायकों से नहीं पूछेंगे, सांसद खुद ही मिलकर हटा देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति चुनने में सारे विधायक चुने हुए और सारे सांसद चुने हुए भाग लेते हैं, पर राष्ट्रपति को हटाने में सभी सांसद भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, इसमें विधायक भाग नहीं लेते। याद रह जाएगा। चलो, राष्ट्रपति को उसके पद से भी हटा दिया अपन ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उससे संबंधित कोई विवाद आ जाए कि भाई चुनाव सही हुआ नहीं हुआ, गलत हुआ, धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, तो इसका फैसला कौन करेगा? आप किससे शिकायत करेंगे? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई शिकायत आई है तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई शिकायत आई है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ध्यान रखें। अब बात करें अपने राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। देखो, राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस है अनुच्छेद 123। कई बार पूछा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब नीचे ऑप्शन होंगे अनुच्छेद 123, 126, 130, 135। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 123 में लिखी हुई। क्या कहता है अनुच्छेद 123? देखो, मैंने आपको कहा ना कि इस कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। पर क्या हो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है? संसद साल के 365 दिन नहीं बैठती है। ये हर, आप ऐसा समझो, 2-2 महीने बैठती है ना। पहले सबसे पहले शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, और इन सत्रों के बीच में जो सेशंस होते हैं ना, बजट, ये जो
पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना, इनमें 2-2 महीनों का गैप होता है। और अगर ये जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जब सारे सांसद वहां पर नहीं बैठे हैं और उस समय कोई कानून लागू करने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम इंतजार करेंगे कि अभी लोकसभा बैठेगी, राज्यसभा बैठेगी, फिर दोनों चर्चा करेंगे, फिर अपन कानून बनाएंगे? नहीं, राष्ट्रपति के पास एक हथियार है। राष्ट्रपति किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को, किसी भी बात को झट से कानून बना सकता है। वो अनुच्छेद 123 का प्रयोग कर सकता है, जिसके अंतर्गत वो कानून बनाने की शक्ति रखता है। परंतु यह कानून 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। राष्ट्रपति ने अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करके अगर कोई कानून बनाया है तो अगले 6 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर 6 महीने बाद भी संसद ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर यह अध्यादेश खुद ही खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे? तो राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी कर देता है तो एक टाइम के लिए तो वो कानून बन जाता है। उसके बाद जब संसद की बैठक होती है तो अगले 6 सप्ताह के भीतर, नेक्स्ट 6 सप्ताह में उस अध्यादेश को, संसद को कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। तो ये राष्ट्रपति की बहुत बड़ी शक्ति है। आप समझिए कि हमने कानून बनाने की शक्ति किसको दी? संसद को दी। पर संसद के ऊपर भी हमने राष्ट्रपति को एक पावर दी है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो तुम कोई कानून बनाने की क्षमता रखते हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां है? अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। और क्या कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कई सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है। जैसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ लेते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री को शपथ भी जो है वो राष्ट्रपति स्वयं दिलाते। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी होते हैं, इंग्लिश में बोलूं तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है, आप ऐसा समझो, भारत सरकार का वकील। भारत सरकार के भी कहीं ना कहीं किससे चल रहे होते हैं, किसी राज्य से विवाद हो जाता है, कोई कंपनी से विवाद हो जाता है, तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? अटॉर्नी जनरल रखेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे बोलते हैं अपन कैग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत सरकार के हिसाब किताब जो रखे जाते हैं उनकी जो ऑडिट करता है, ऑडिट करने वाला होता है कैग। कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? बहुत बड़ा पद है ये कैग का। और कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव सबसे बड़ा आयोग है मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसके 2 साथ में कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी पता है ना, संघ लोक सेवा आयोग, उसका अध्यक्ष और उसके सदस्य, इनका नियुक्ति पत्र भी किसके द्वारा जारी होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के राज्यपाल, राज्यपालों को क्या कहते हो आप? गवर्नर, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एससी, एसटी और ओबीसी के जो कमीशन होते हैं, आयोग होते हैं, इनका अध्यक्ष भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो जनरली सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, राज्यों के अंदर मतलब कॉर्पोरेशन बनाने के लिए कमीशन बनाते हैं, वो भी कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। बात समझ रहे? तो जरूर याद रखना इसको कि राष्ट्रपति इन सारे लोगों की नियुक्ति करता है। इन सारे लोगों की नियुक्ति और इनको शपथ भी अगर दिलाने का प्रोसीजर है, जैसे शपथ तो सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये मंत्रियों की ही नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत बड़ा काम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसमें सिर्फ आप आर्टिकल याद रखना, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं मैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संसद ने, दोनों सदनों ने, लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास कर दिया तो अब राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। नहीं, राष्ट्रपति किसी
अध्यादेश को, किसी भी बिल को कानून बनने से रोक सकता है। इसे राष्ट्रपति की वीटो पावर कहते हैं। वीटो का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, उसके अंदर उसको बोलते हैं ना ब्लॉकेज करना, है ना। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद 111 में। बस ऐसे याद रखना, आर्टिकल 111 किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंस पावर क्या है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति देखिए, बजट जब भी संसद में पेश किया जाता है ना, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी से पेश किया जाता है। पहले बजट राष्ट्रपति को दिखाया जाता है, राष्ट्रपति हाँ भरता है, उसके बाद बजट को लोकसभा के अंदर रखा जा सकता है। राष्ट्रपति अनुदानों की मांग को स्वीकृत करता है। अगर हमारे देश की जो टैक्सेशन, राजस्व जो आता है, उससे कोई भी पैसा निकालना है, तो उससे पैसा निकालने के लिए पहले राष्ट्रपति को पूछना पड़ता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी कौन गठित करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 280 में। हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा ये आयोग, बट यहां बता देता हूं वित्त आयोग काम क्या करता है। देखिए, हमारा जो वित्त आयोग है, केंद्र और राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में धन का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि आप जैसे आप मान लो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, है ना, और आपको तनख्वाह आपकी राज्य की सरकार देती है, पर जब इनकम टैक्स कटता है तो इनकम टैक्स तो सेंटर के पास चला जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो सेंटर का टैक्स है। अभी जीएसटी लगा है नया, तो जीएसटी तो एक बार ही कटता है, सेंटर में चला जाता है, सेंटर वापस राज्यों को देता है ना। तो राज्यों के बीच में धन का बंटवारा कैसे होगा? ये टैक्स का जो पैसा आया, इसका बंटवारा कैसे होगा? इसकी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। बहुत बड़ी बात है ये। फिर देखें, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति आपके किसी भी क्रिमिनल को, जिसने सुप्रीम कोर्ट से कोई सजा हो गई है, उसको माफ करने की शक्ति रखता है। आपको पता है, कई बार अखबारों में आता है फला आतंकवादी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है ना, राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन इसको बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत एक शक्ति है। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो सजा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनकी सजा को माफ कर सकता है। जैसे वो मृत्युदंड को, किसी को अगर फांसी की सजा हो गई है, तो उसको आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है। वह किसी दंड की अवधि को कम कर सकता है। उम्र कैद की सजा को वो 14 साल की या 7 साल की सजा में वो कन्वर्ट कर सकता है, या फिर विशेष परिस्थितियों में उसकी सजा को और कम कर सकता है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है ना। जनरली क्या होता है कि ये मृत्युदंड की जो सजा है, इसको या तो माफ कर लेते हैं, या वो फिर मतलब या तो उसको वो बहुत समय तक लटका के ही रखते हैं, या फिर उसको खारिज कर देते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति अगर किसी की सजा माफ कर दे, तो वापस उसके खिलाफ है ना, सुप्रीम कोर्ट में अपन याचिका लगा सकते हैं। मतलब ये चक्र घूमता ही रहेगा, है ना। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। राष्ट्रपति के पास अगर कोई क्षमा याचना के लिए जाता है, तो या तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति उसको मतलब कोई डिसीजन देते ही नहीं। लंबे समय तक वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका पड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों की बात। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कौन सी? राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स। बात समझ रहे? आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 56 और 360 के अंदर लिखी हुई। बात समझ रहे दोस्तों? तो राष्ट्रपति आपातकालीन केसेस, आपातकाल का मतलब क्या है कि देश में कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, देश में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई है, तो फिर राष्ट्रपति ये आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये 3 जो है, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। ठीक है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल।
देखो, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें तो आपको सिर्फ ये आर्टिकल याद रखने की जरूरत है कि नेशनल इमरजेंसी कहां पर लिखी हुई है, 352 में। राष्ट्रपति शासन कहां लिखा हुआ है, 356 में। और वित्तीय आपातकाल कहां लिखा हुआ है, 360 में। अब इनमें क्या क्या बातें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंडीशन में लग सकता है। यदि कोई देश भारत पर हमला कर दे, या भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। देश में क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। 3 कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति जो देश की संसद है या तो उसको भंग कर सकता है या निलंबित कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके पास कोई अधिकार नहीं होंगे। सारे अधिकार किसके पास आ जाएंगे, ओनली प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएंगे। राज्यों की जितनी सरकारें हैं ये सब भंग हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च कानून निर्माता होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ रहे? क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हुआ है, 3 बार हुआ है। अभी कब कब हुआ बताता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा इनको समझ लो। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली कंडीशन, यदि कोई देश भारत पे हमला कर दे, जैसा कि 1962 में चीन ने किया, जैसा कि 1971 में पाकिस्तान ने किया। दोनों ही कंडीशन में इस कंडीशन का इस्तेमाल करके भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भारत पहले से चल रहे किसी युद्ध में शामिल हो जाए, कोई प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व टाइप का कोई युद्ध है, उसमें भारत को जबरदस्ती जाना पड़े, भारत अपनी तरफ से युद्ध नहीं करेगा, पर कभी जाना पड़ गया तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती। तीसरा, देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। हालांकि पहले यहां पे सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, आंतरिक असंतोष, पर 1978 के अंदर इस शब्द को बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ऐसा हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। तो भारत के अंदर आंतरिक असंतोष का उन्होंने क्लॉज इस्तेमाल करके भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। बात समझ रहे? तो ये 3 परिस्थितियां हैं जिसमें सारे अधिकार किसके पास चले जाते हैं, राष्ट्रपति के पास चले जाता है। इस दौर में आपके मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। सिर्फ आपका जो जीने का अधिकार है और आपकी कुछ पुलिस गिरफ्तार कर ले उस समय के जो आपके अधिकार है वो इंटैक्ट रहते हैं। अदरवाइज आपके जितने भी ये स्वतंत्रता, समानता और ये शोषण के विरुद्ध और ये सारे अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। बात समझ रहे? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति इन 3 केस में कर सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी तक ऐसा 3 बार हो चुका है, 1962, 1971 और 1975। 1962 में क्या है, 1962 में है भारत चीन युद्ध। 1971 में क्या है, भारत पाकिस्तान युद्ध। और 1975 में क्या है, आंतरिक असंतोष। बात समझ रहे? कई बार इस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखें 1962 में जब आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब 1971 में लगा तब थे वीवी गिरी, और जब 1975 में लगा तब थे फखरुद्दीन अली अहमद। कई बार पूछ लेते, तो मेरे ख्याल से आपको राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आया। दूसरा देखो आप, राष्ट्रपति शासन। देखो, राष्ट्रपति शासन बहुत विवादित है ना। किसी राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो अगर राष्ट्रपति को यह शिकायत कर दे कि साहब इस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य की राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाएगा और सारा प्रशासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा।
चुनी हुई सरकार को इस उपबंध के तहत निलंबित किया जा सकता है। इसीलिए बहुत विवादित है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल बहुत किया गया। कई बार सेंटर के अंदर कोई सरकार थी, किसी पार्टी की सरकार थी, और राज्यों के अंदर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। तो इसका हवाला देकर कई बार बहुत सारे राज्यों की सरकारों को निलंबित किया गया और मध्यावधि चुनाव कराए गए, वापस से चुनाव कराए गए। कई बार ऐसा हुआ। हालांकि पहली बार ऐसा कब हुआ, कभी आपसे पूछ ले, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगाया गया, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया। याद रखेंगे, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया, पंजाब पर लगाया गया। राष्ट्रपति शासन 356 कब लगता है, यदि राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता की शिकायत राष्ट्रपति को करते। तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, आपके देश का अर्थव्यवस्था या आपके देश की मुद्रा बहुत ज्यादा टूट जाए, देश के अंदर भारी मात्रा में महंगाई हो जाए, रिजर्व बैंक का गवर्नर आगे आके कह दे कि देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपको सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाहें मिलती है वो बंद हो सकती है या उसमें कटौती हो सकती है, न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती हो सकती है। हालांकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल अपने यहां पर कभी नहीं लगाया गया। बात समझ रहे? तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। हालांकि इसमें एक बात है कि जैसे अगर इन तीनों में से किसी का भी वो राष्ट्रपति उपयोग करेगा ना, तो 6 महीने के भीतर उसको पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल में तो 1 महीने के अंदर संसद से अप्रूवमेंट लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन में 6 महीने में अप्रूवमेंट लेना पड़ेगा। बात समझ रहे? तो मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने एक बार कह दिया तो फिर वो लंबे समय तक चलेगा, नहीं, इसमें भी संसद का चेक है, मतलब ये लॉन्ग समय तक नहीं चल सकता है। नेक्स्ट देखो, ये मैं आपको बता रहा था जो आंतरिक, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई, तब कौन थे अपने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, है ना। 1971 में कौन थे, वीवी गिरी थे, और 1975 में कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों देखा आपने राष्ट्रपति को, देखो राष्ट्रपति पढ़ना अपने आप में, मैं समझो आप मुझे, अगर मैं नॉर्मल किसी ऐसे एग्जाम में पढ़ाऊं तो यूपीएससी जैसा एग्जाम है या स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, तो 6-7 दिन राष्ट्रपति चलता है, मतलब 5-6 घंटे लगते हैं। बट अपने को इतना डीप में नहीं जाना है, जितना आपको जानकारी जानने की जरूरत है, जितना आपके एग्जाम के लिए सही है, मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ। बात समझ रहे? तो आप राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो ये आर्टिकल है ना, 352, 356, 360, इसको जरूर करके जाना। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रपति, इसके बारे में हमने चर्चा करी। आगे देखें, कुछ अन्य तथ्य है राष्ट्रपति के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले आज तक के भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं 1977 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति के पास में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद चला जाता है। वीवी गिरी ने भी अपना पद छोड़ दिया, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए। तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और ऐसे पहले चीफ जस्टिस बने जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। मतलब क्या है, देखो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की डेथ हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति का पद किसके पास चला जाएगा, उपराष्ट्रपति के पास चला जाएगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ये पद किसके पास चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के पास चला जाएगा। सीजेआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ वकील होगा उसके पास चला जाएगा, एंड सो ऑन। बात समझ रहे? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों नहीं है तो सीजेआई के पास राष्ट्रपति का पद चला जाता है। तो एट दैट मोमेंट जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, तो पीछे कौन बचे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और ऐसे पहले सीजेआई बने
जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। वो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे दो व्यक्ति रहे जो राष्ट्रपति थे परंतु पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। देखो बात करें इसी के आगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद हालांकि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम में नहीं है, उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। पर जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष तो चुनना पड़ता है, अपन ने करी थी ना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। बात समझ रहे? उपराष्ट्रपति देखो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका निर्वाचन भी वैसा ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसद भाग लेते हैं, सभी सांसद, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। बात समझ रहे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ओके, इसका भी वही सेम सारा प्रोसेस वही है यार, वही प्रस्ताव लाना, अनुमोदन करना वगैरह वगैरह। पर एक बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, उपराष्ट्रपति का एज ए उपराष्ट्रपति कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति का काम है, मेन काम उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का सभापति भी। बात समझ रहे? राज्यसभा का सभापति है, उसके लिए अलग से चुनाव नहीं होता है। इसकी देखो, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसकी योग्यताएं बिल्कुल वैसी ही है जैसी राष्ट्रपति की है। भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा सदस्य की बनने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर ना हो। इसका कार्यकाल भी वैसा ही राष्ट्रपति वाला है, 5 वर्ष का कार्यकाल, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। यहां पे एक छोटी सी बात है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा ला सकती है, सिर्फ राज्यसभा ला सकती है। राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा भी प्रस्ताव ला सकती है, राज्यसभा भी प्रस्ताव ला सकती है। पर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव सिर्फ कौन लाएगा? राज्यसभा लाएगी। हालांकि राज्यसभा के बाद वो प्रस्ताव लोकसभा में भी जाएगा, वहां पर भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा, वही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना, उपराष्ट्रपति को बुलाना कि भाई तुमको कुछ कहना है तो आके अपने पक्ष में कुछ कह दो, नहीं हुआ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया तो पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये उपराष्ट्रपति में आप सिर्फ 3 चीजें याद रखो, मेरी बात मानो। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंदर है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को चुनाव में सभी सांसद वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसद वोट करते हैं, हटाने में भी सभी सांसद वोट करते हैं। राष्ट्रपति में क्या था? सिर्फ चुने हुए सांसद और चुने हुए विधायक वोट करते हैं, हटाने में सब सांसद आ जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लोगे तो उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य। शांति से आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए। जिन मुद्दों पे मैंने आपको बोला कि यार ये चीजें आपको याद होनी चाहिए तो आप उन्हीं को याद करें। देखो मैं मानता हूं कि आपने कभी भी जीके नहीं पढ़ा और अचानक से आप एक दिन मेरी कोई क्लास देखोगे और आप उसके अंदर एकदम महारथी हो जाओगे, तो यार ऐसा तो मैं नहीं कहता, बट फिर भी मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आप इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं इसके हिसाब से इनको समझने की कोशिश करेंगे, इन पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो जरूर आपको एग्जाम में काफी मदद हो जाएगी। ये मैं जरूर कहता हूँ, ठीक है। तो ढंग से आप इन लेक्चर्स को सुनिए। कोई आपका पर्टिकुलर होता है कि यार ये चीज मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई सर ये क्या है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। आपके कमेंट मैं पढ़ता हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। चीजें आपको समझ में आ रही है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तब मुझे लगता है कि मैं आपके सामने ना होकर भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।